मेरा नाम डी.के. सिंह है और मैं आपके लिए ब्लड यानी रक्त पढ़ाने जा रहा हूँ। तो रक्त में अगर हम बहुत रक्त तंत्र का ही बात करेंगे रक्त की, तो देखिए रक्त की बात करेंगे तो इसका जो निर्माण होता है वो निर्माण रक्त का निर्माण होता है। पहली बात करेंगे तो देखो भ्रूण में रक्त, जो भ्रूण में सबसे पहले कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो भ्रूण में कोशिकाओं का निर्माण होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहले नंबर पर पहली कोशिका बनती है, फिर पहली कोशिका के बाद में नंबर 1 कोशिका, फिर इसके बाद में और जुड़ती है, ऐसे जुड़ती चली जाती है। जब जुड़ती चली जाती है तो 3 प्रकार की कोशिका बनती है। बात करेंगे तो एक्टोडर्म, उसके बाद में मीजोडर्म, मीजोडर्म के बाद में बात करेंगे एंडोडर्म। ये 3 प्रकार की कोशिका होती है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम कल बता चुके थे, कल वाली वीडियो में आप देखना थोड़ा सा, उसमें हमने बता चुका हूं जो एक्टोडर्म है इसमें तंत्र का निर्माण होता है भ्रूण में। इसमें किसका निर्माण होता है? तंत्र। और इसमें बात करें तो रक्त का निर्माण होता है। इस वाले में रक्त का निर्माण होता है। हम इस वाले की बात करने जा रहे हैं यानी मीजोडर्म की। मीजोडर्म कोशिका में रक्त का निर्माण होता है भ्रूण में। ये निर्माण कहां पर होगा? मीजोडर्म में, भ्रूण में। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम वयस्क की बात करें, वयस्क में रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है पिलिया में। पिलिया या यकृत, पिलिया या यकृत में होता है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे रक्त का, तो जो रक्त का पीएच मान होता है वो पीएच मान 7.3 से 7.4 तक होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है, 7 तो वो होता है उदासीन। अगर जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है तो वो बनता है अम्ल, और ऊपर बनता है तो बनता है क्षार। तो इसका मतलब इसका पीएच मान 7.3 से 7.4 तक होता है, तो इसका मतलब इसका जो इसमें बनेगा क्षार, इसमें क्षार बनेगा। दूसरी बात करेंगे रक्त की, तो देखो रक्त मनुष्य के यानी सामान्य मनुष्य के 7% के यानी टोटल वजन के 7% के बराबर होता है। 7% के बराबर होता है। 7% की बात करेंगे तो इसमें देखो जो पुरुष में होता है, पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में होता है 5.5, 5.5 लीटर। स्त्री की बात करेंगे तो स्त्री में होता है 5 लीटर। देखिए पुरुष में इतना रक्त होने के बावजूद भी, पुरुष में इतना अधिक रक्त होने के बावजूद भी स्त्री इससे परिपक्व रहती है, यानी फिर भी झगड़ने में फिर भी ये उदासीन रहता है, और ये फिर भी छत्री रहती है। इतना रक्त होने के बाद में यानी सब ताकत होने के बावजूद भी, पावर होने के बावजूद भी ये कैसा रहता है? कमजोर रहता है, और ये शक्तिशाली रहती है। अब थोड़ी सी बात करेंगे इसमें रक्त की, तो जो रक्त है, रक्त का जो प्रकृति होती है इसकी वो कोलाइड की होती है। कोलाइड प्रकृति का होता है, कोलाइड प्रकृति का होता है रक्त। इसके बाद में अगर हम रक्त की बात करते हैं रक्त का कार्य क्या है? तो कार्य की बात करेंगे तो देखो ये कार्य है इसमें भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ
भोज्य पदार्थों को कोशिका तक ले जाना, भोज्य पदार्थ को कोशिका तक ले जाना। अब इसमें देखो बात करेंगे, भोज्य पदार्थ का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज को ये कोशिकाओं तक लेकर के जाता है। जो ग्लूकोज, इसमें अगर हम बात करेंगे, जो ग्लूकोज में कभी कभी ऐसा होता है, जो ग्लूकोज की जो वो होती है क्षमता, वो होती है रक्त में 80 से 120 मिली डेसीमीटर। मिली डेसीमीटर होती है, इतने बीच में होती है। ज्यादातर 100 मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में 100। अगर कहीं कहीं पर ऐसा हो जाए कि इसकी वृद्धि हो जाए, वृद्धि की बात करेंगे, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की वृद्धि होती है या ग्लूकोज की वृद्धि होती है, ग्लूकोज की वृद्धि होती है तो उसमें इंसुलिन होता है, यानी रक्त कोशिका में क्या होता है, इंसुलिन होता है। और इंसुलिन होने के बावजूद, जब इंसुलिन होता है इसमें, तो इसमें कंडीशन होती है, ग्लूकोज को यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को यदि इससे ज्यादा जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, इसे ग्लूकोजन में बनाता है। इसका निर्माण किसी परिवर्तित कर देता है ग्लूकोजन में, इसका परिवर्तन ग्लूकोजन में कर देता है। और ग्लूकोजन में करने का काम है इंसुलिन का। अगर इसकी बात करते हैं इसके बाद में, बाई चांस कंडीशन ऐसी आ जाए कि ज्यादा ग्लूकोज बनने लग जाए, जब ज्यादा ग्लूकोज बनने लग जाएगा तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, यानी मधुमेह की बीमारी। अगर ज्यादा ग्लूकोज बन गया और इंसुलिन ग्लूकोजन का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तब मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, रक्त किसका, वसा का भी स्थानांतरित करता है, वसा भी लेकर के जाता है। वसा की बात करेंगे तो वसा में, वसा को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। वसा का दूसरा नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, वसा कोलेस्ट्रॉल, यानी इसकी जो संख्या होती है, अगर इसकी बात करेंगे तो इससे भी इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी जो कोलेस्ट्रॉल की संख्या होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल की संख्या की बात करेंगे तो थोड़ा सा 150 से 230 के बीच में होती है। 150 से 230 इसके बीच में होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, बाई चांस इससे बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ जाता है, कहीं कहीं पर दे रहा हो किताबों में 200 होती है, किसी किसी में दे देगा 200 होती है, तो 200 को भी मान लेते हैं। बाई चांस अगर इससे बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या करता है कोलेस्ट्रॉल, ये रक्त धमनियों में जाकर के यहां पर एक इस तरीके से चिपक जाता है दीवारों पर, रक्त धमनियों की दीवारों पर चिपक जाता है। चिपकने के बाद में क्या होगा, यहाँ से कोई ब्लड निकल करके आ रहा होगा, तो ब्लड जैसे ही निकलेगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ छोटा बनेगा, यानी कम दाब, दाब ज्यादा बढ़ जाएगा। दाब बनने से प्रेशर बन जाएगा। जब प्रेशर बन जाएगा तो बहुत स्पीड से निकल करके आएगा, इसे बोलते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो इसे बोलते हैं हम क्या, ब्लड प्रेशर, यानी रक्त दाब, रक्त दाब या रक्त, जैसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल जैसे कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल कम का मतलब होता है धमनियों का जो आकार बढ़ जाएगा। जब धमनियों का आकार बढ़ जाएगा तो
तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये कणिकाएं ज्यादा एरिया में पहुंच जाएंगी और ज्यादा एरिया में पहुंचने की वजह से इसकी जो गति है धीमी हो जाएगी। तो धीमी होने की वजह से क्या हो जाएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल जब कम होता है तो इसका मतलब ये इसकी जो धमनियां है इसके आकार बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से जो रक्त है वो धीमा पड़ जाता है। और धीमा जब पड़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कैसे बोलते हैं, ब्लड प्रेशर लो यानी निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब जिसे बोलते हैं उच्च दाब। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे इसके बाद में क्या करता है, दूसरा कार्य एक और उत्सर्जी कार्य, वसा को लेकर के जाना, यानी इससे अगर बात करेंगे हम तो ये भोज्य पदार्थ में आता है, कार्बोहाइड्रेट को लेकर के जाना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या, यानी उत्सर्जी पदार्थ की बात करेंगे इसे, तो जो उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी परिवहन करता है। अब थोड़ा सा बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो देखो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर के यानी उसका जो कार्य होता है हीमोग्लोबिन का होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के कार्बन डाई हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बन डाई हीमोग्लोबिन बनाने के बाद में कोशिकाओं से लेकर के फेफड़ों के पास छोड़ देता है, फेफड़ों के पास छोड़ देता है और वहां से क्या होता है, नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त हो जाती है। इसके बाद में बात करेंगे ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, यानी हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वहां से फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाकर के कहां छोड़ देती है, ये कोशिकाओं में जाकर के छोड़ देती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, ये तो हो गया कार्य। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, ताप को समानता रखता है। रक्त का काम है ताप, शरीर में जो ताप होता है उसको समान रखता है। समान रखने की बात करेंगे, ताप को समान रखना, जैसे आपने देखा होगा यदि किसी व्यक्ति की कहीं पर उंगली शून्य पड़ जा रही है तो शून्य पड़ने के बाद उसे पकड़ करके देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यानी ब्लड के अंदर ब्लड क्या करता है, जब जाता है और आता है बार बार चक्कर मारता रहता है, इस चक्कर में क्या करता है, ये टेम्परेचर को समान बनाए रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर को समान बना के रखता है, ये रक्त का ही काम है। इसके बाद में बात करेंगे रक्त, तो रक्त को देखो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बात करेंगे। तीन भाग कौन कौन से होते हैं, आधात्रिक द्रव्य, आधात्री, प्लाज्मा, रुद्राणु, हम इसकी बात करेंगे तो ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है, लेकिन हम इसके पार्ट की बात नहीं कर रहे, इसे फिर कभी बताते हैं। हम पहले इन दोनों की पार्ट की बात करते हैं। प्लाज्मा की बात करेंगे तो ये द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव के रूप में होता है और ये 60% होता है। अगर हम बात करेंगे कहीं कहीं किताब में ये दे रखा होगा 55 से 60 के बीच में। इसके बाद में रुद्राणु की बात करेंगे तो 40%, कहीं पर देखा होगा 40 से 45, 40 से 45 के बीच में परसेंट होता है ये।
अगर हम बात करेंगे तो ये वाली जो अवस्था होती है वो ठोस होती है और ये वाली कैसी होती है, द्रव होती है। आपके थोड़ी एक मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी, मन में एक भावना जग रही होगी कि ये ठोस होने के बावजूद इसमें कैसे मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे जैसे मिलने की बात है, कोई भी जैसे अगर बात करेंगे तो पानी में नमक को घोल देना मिल जाएगा, या फिर हम बात कर रहे हैं जैसे दूध में पानी को डाल देना, वो भी मिला रहता है। हालांकि दूध में अगर हम बात करेंगे कैल्शियम होता है, कैल्शियम ठोस होता है। तो ये कंडीशन होती है, तो इसका मतलब रुद्राणु कैसा होता है, रुद्राणु ठोस होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा में बात करेंगे तो क्या क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, जल होता है। जल की बात करेंगे तो 90% जल होता है, और बात करेंगे तो ये 10% प्रोटीन होता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन इसमें अगर हम इसमें जो प्रोटीन होता है, एक तो होता है सीलम। देखो पहली बात इसके रंग की बात करते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन की बात करें, थोड़ा प्रोटीन लिख लें। तो प्रोटीन इसमें होते हैं एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, इसके बाद हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा होता है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन। एम्ब्यूलिन की बात करते हैं, एम्ब्यूलिन की बात करेंगे तो एम्ब्यूलिन प्लाज्मा के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है। ये एम्ब्यूलिन नाम का जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन सबसे छोटी कोशिका होती है। ये वाली जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद में ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे तो ग्लोब्यूलिन की जो ये वाली जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन क्या करती है, जीवों का यानी विषाणुओं का नष्ट करती रहती है। इसका काम होता है विषाणुओं को नष्ट करना। ये विषाणु के साथ हम क्या करती है, विषाणु को नष्ट कर देती है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे या फिर जैसे विषैले जितने भी पदार्थ होते हैं उनके लिए नष्ट करने का काम होता है ग्लोब्यूलिन का। इसके बाद में होता है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन की बात करेंगे, इसके बाद में होता है इसके साथ में प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी के सभी प्रोटीन होते हैं। ये दोनों प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, थक्का जमाते हैं। ये दोनों प्रोटीन मिल जाते हैं और मिलने के बाद में थक्का जमा देते हैं। ये ब्लड में थक्का जमा देते हैं, इनका काम होता है थक्का जमाना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रोटीन में, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक और इसमें होता है सीलम। इससे कलर की बात करते हैं थोड़ा सा। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पीले कलर का होता है, हल्का पीला, हल्का पीला होता है। इसमें क्या करते हैं, ये सारे प्रोटीन इनके लिए निकाल लिया जाए। जब प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो इसके बाद में इसमें सीलम बचता है। सीलम बचता है। सीलम की बात करेंगे तो जो भी ब्लड की जांच होती है, जो ब्लड की हम चेकअप करते हैं, यानी जो रक्त चेकअप करते हैं कौन सी बीमारी है, तो जो बीमारी है वो बीमारी सेलम के द्वारा पहचान की जाती है। कि सेलम प्रोटीन ये वाला जब इसे यही रास्ता केवल यही बचता है प्लाज्मा में, तो हल्के से थोड़ा बढ़ जाता है पीलापन, लेकिन सीरम के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। जो अभी जो बीमारी होती है ब्लड में, वो सीरम के द्वारा पहचान होती है कि कौन सी बीमारी है बॉडी के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे इसके कार्यकाल की, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो लंबे समय तक का कार्यकाल होता है। इसका जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, यानी पिलिया में इसका निर्माण होता है। प्लाज्मा का जो निर्माण होता है किसमें होता है, पिलिया।
पिलिया में इसका निर्माण होता है। दूसरी बात, ये कभी नष्ट नहीं होती, प्लाज्मा कभी नष्ट नहीं होती है। अगर प्लाज्मा नष्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ठोस बन जाएगा, तो ये नष्ट नहीं होती कभी भी पिलिया। तो इसका जो जीवन होता है, इसका जो समय होता है वो आजीवन समय होता है। यानी जब तक जीवन रहेगा तब तक इसका कार्यकाल होगा, तब तक समय रहेगा। संख्या की बात करेंगे तो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा की संख्या होती है वो 5 लाख होती है। प्लाज्मा की संख्या होती है ये 5 लाख होती है। ये 1 घन मिलीमीटर में होती है 5 लाख। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा में, तो देखो प्लाज्मा में एक और होता है सीलम के साथ साथ में, जो अंदर थक्का नहीं बनने देता। इसे बोलते हैं हम हिपेरिन। हिपेरिन नाम का एक और होता है हिपेरिन नाम का प्रोटीन। जी हिपेरिन नाम का प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर कहीं धक्का नहीं बनने देता। इसका काम होता है बॉडी के अंदर कहीं धक्का नहीं बनने देगा। जो बॉडी में कहीं प्रॉब्लम आएगी उसको समस्या का समाधान करने का काम ये धक्का को रोके रहता है। हिपेरिन नाम का ये प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, धक्का का काम करता है, यानी धक्का नहीं बनने देता। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा दोबारा फिर इसमें प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा का जो कार्यकाल होता है वो आजीवन होता है, आजीवन लंबे समय तक रहती है। इसके अगर बात करेंगे तो ये द्रव यानी रक्त में कितने 60% होता है, यानी 55 से 60% के बराबर में होता है। इसके रंग की बात करेंगे तो पीला रंग होता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो 10% प्रोटीन होता है, जबकि 90% इसमें जल होता है। इसमें प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें कितने 4-5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर पहले प्रोटीन की बात करेंगे तो पहला जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। इस प्रोटीन की सबसे छोटी इसमें कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये इसका जो काम होता है, इसका काम होता है विष यानी विष पदार्थों को नष्ट करना। इसके बाद में होता है फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, थक्का जमाने का काम करते हैं। इसके बाद में बात करेंगे ये होता है हिपेरिन जो प्रोटीन होता है, ये हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है, ब्लड के अंदर थक्का जमने नहीं देता है। ये वाला बाहर थक्का जमाते हैं मिलकर के, वो अंदर थक्का नहीं बनने देता। इसके बाद हम बात करते हैं हम रुद्राणु की। रुद्राणु की बात करेंगे देखो रुद्राणु को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर हम बात करते हैं इसमें इसे बोलेंगे तो इसे एयर थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। ल्यूकोसाइट बोलेंगे इसे। इसके बाद में प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना, थ्रोम्बासाइट
इसमें थोड़ा ध्यान दें। इसके अगर हम बात करेंगे कार्यकाल की, तो इसका जो कार्यकाल होता है आरबीसी का, पहली बात तो इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, और जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग होता है। दूसरी बात, इसके लिए कार्यकाल की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन का जो कार्यकाल होता है वो केवल 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन का जो कार्यकाल होता है 120, अगर उसकी बात करेंगे तो उसमें 5 लाख होती हैं। 5 लाख हीमोग्लोबिन की संख्या जो कोशिका होती है उसमें 5 लाख होती हैं। और ये 5 लाख की बात करेंगे तो इसमें जो 5 लाख है वो 1 मिलीलीटर में, 1 घन मिलीलीटर में, एक घन मिलीलीटर में। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, इसमें पहली बात केंद्रक नहीं होता और क्रोमोसोम नहीं होता इसमें। केंद्रक नहीं होता, क्रोमोसोम नहीं होता। केंद्रक की बात करेंगे, देखो आप हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं ये कहीं मरती नहीं है, और इसका जो मरती नहीं, जो मरती है वो कहां पर जाकर मरती है, पिलिया में या यकृत में, यहीं आकर ये मरती हैं। और इसी वजह से पिलिया को लाल यानी आरबीसी की कब्र कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, क्रोमोसोम नहीं होता। जब केंद्रक नहीं होता है तो इस वजह से इसमें कोशिकांग नहीं, कोशिकांग अपनी अच्छा से काम करते हैं, यानी नियंत्रण नहीं होता। क्रोमोसोम नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम नहीं होता है, इस वजह से ये क्या करती है, जो लाल रक्त कणिकाएं डैमेज नहीं कर पाती, यानी क्या करते हैं उसे, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आत्मघाती थैली न होने की वजह से कोई भी कोशिकांग यानी लाल रक्त कणिका का कोई भी कोशिकांग काम करना बंद कर देता है, तो ये खत्म नहीं हो पाती, खत्म नहीं कर पाती। इस वजह से पिलिया में जाकर के खत्म होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, पिलिया में इसका जन्म भी होता है, जन्म यानी पिलिया में इसका निर्माण भी होता है, और पिलिया में जाकर खत्म भी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे तो जो ऊंट है, ऊंट और लामा, ये 2 प्रकार के जीव हैं। लामा की बात करेंगे तो अफ्रीका में पाया जाता है। ऊंट और लामा ये 2 प्रकार के ऐसे जीव हैं इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक और लाइसोसोम दोनों होता है। उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक और लाइसोसोम। कौन कौन है, ऊंट और लामा, ये 2 जीव हैं। लामा की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये दोनों जीव ऐसे हैं, ये दोनों जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, केंद्रक और लाइसोसोम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, फिर दोबारा हम रिपीट करते हैं थोड़ा सा आरबीसी के मामले में। इनका रंग लाल होता है। एक और इसमें कंडीशन रह गई थी, इनका पहले इनका रंग लाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है यानी समय होता है वो 120 दिन का होता है। इसमें जो संख्या होती है 5 लाख, 1 घन मिली डेसी में होता है, डेसीलीटर में। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें केंद्रक नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। इनका जो जन्म होता है पिलिया में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पिलिया यकृत में होता है, इनका निर्माण इसी में होता है। इसी को इसके लिए आरबीसी की कब्र कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आरबीसी पुरुषों में कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या पुरुषों में होती है 14 डेसीलीटर। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो होती है पुरुष में, अगर स्त्री की बात करेंगे तो स्त्री में कितनी होती है, 13 डेसीलीटर। डेसी ग्राम या लीटर, ग्राम कर लो, 14 डेसीग्राम होती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसमें कौन सा होता है, लाल रक्त कणिकाओं में इसमें आयरन होता है, लोहा यानी फेरिक अम्ल होता है, Fe, लोहा Fe होता है।
और लोहा की कमी की वजह से इसमें कौन सा एनीमा रोग होता है, एनीमा रोग। लोहा की वजह से कैसा कौन सा रोग होता है, इसमें एनीमा रोग होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हम ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट की बात करेंगे हम। इसमें एक कंडीशन हो रहेगी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यानी ये क्या करता है, आरबीसी भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इनका क्या होता है, परिवहन करता है। इसके बाद में बात करेंगे हम उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। ये पदार्थों का परिवहन, इनका भी परिवहन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी की बात, सॉरी डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, इसका एक और रहेगा थोड़ा। आरबीसी में क्या होता है, इनका जो आकार होता है वो गोल होता है, आकार गोल होता है। इसका आकार गोल यानी बीच में थोड़ा गड्ढा सा होता है और गोल होता है। अगर हम बात करेंगे तो एल्पेनलीन नाम की टॉफी है, बिल्कुल सेम कंडीशन में होती है। इस तरीके से बना होता है। ये इसका आकार होता है, ऐसा गोल आकार होता है आरबीसी का। इसमें बात करेंगे तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। दूसरी बात ये क्या करती है, डब्ल्यूबीसी सुरक्षा करती है। इसके अगर हम इसकी संख्या की बात करेंगे तो इसमें संख्या कितनी होती है, 10,000 संख्या होती है, यानी 8,000 से लेकर 10,000 तक। इसके बाद में इसके कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल होता है 4 दिन का, 1 से 4 दिन, 5 दिन का, 1 से 5 दिन। इसके बाद में बात करेंगे इसका कार्य, ये क्या करता है, सुरक्षा करता है, यानी बीमारियों से सुरक्षा करता है, बीमारी से लड़ता है। तो इसमें देखो जो प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन 3 प्रकार के इसमें प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले होता है इसमें लिम्फोसाइट, दूसरे मोनोसाइट, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे एसिनोफिल, एसिनोफिल, और अगर हम बात करेंगे बोसोफिल, बोसोफिल, इसके बाद में न्यूमोरोफिल, न्यूफोरोफिल, न्यूफोरोफिल, ये प्रोटीन होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक और होता है एंटीजन। एंटीजन की बात करेंगे तो एंटीजन क्या करता है, सुरक्षा करता है। सुरक्षा करने के बाद में ये बताता है कि ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो गया। तो अगर हम बात करेंगे लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट होता है, इसे टी सेल भी कहते हैं, टी सेल। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट उसे खत्म कर देता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, उसके लिए डैमेज कर देता है, खत्म करता है उसे, जो विषाणु जीवाणु होते हैं उसके लिए खत्म कर देता है। मोनोसाइट क्या करता है, उसमें मोनोसाइट उसके लिए क्या कर देता है, बिल्कुल
जो खत्म हो जाता है उसके बाद में जो बॉडी उसकी बचती है उस बॉडी को पूरी तरह समाप्त कर देता है, उसका काम होता है मोनोसाइट का। मोनोसाइट उसे पूरी तरह समाप्त कर देता है। अब करेंगे हम एसिनोफिल की बात। तो देखो एसिनोफिल क्या करता है, ये भी जीवाणु को नष्ट कर देता है, जीवाणु को नष्ट करता है। और इसी की वजह से एसिनोफिल की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अगर ये इसमें अगर वृद्धि होती है, कमी होती है, दमा रोग हो जाता है। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, दमा रोग। इसकी वजह से दमा रोग होता है। अब बात करेंगे बोसोफिल। तो बोसोफिल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े केंद्रक होते हैं। बोसोफिल में क्या होता है, बड़े बड़े केंद्रक होते हैं। तो बड़े बड़े केंद्र की वजह से ये क्या करता है, चल नहीं पाता ज्यादा। जैसे केंद्रक का आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है, इस वजह से ये ज्यादा गतिमान नहीं होता, धीरे धीरे गतिमान होता है। ठीक है ना, धीरे धीरे गतिमान होता है। और इसमें क्या होता है, स्टेमन नामक स्रावित होता है, स्टेमन। इसमें स्टेफन नामक प्रोटीन का स्रावित या फिर एंजाइम या अगर बात करेंगे स्टार्च का स्रावित होता है। इसके बाद में बात करेंगे न्यूक्लोरोफिल। तो न्यूक्लोरोफिल होता है, इसमें इसकी वजह से ये प्रतिरक्षी है, यानी ये सहायता करता है। ये क्या करता है, ये वाला जो प्रोटीन होता है ये रक्षा करने का काम है। और इसकी कमी से ये रक्षा करता है। लेकिन रक्षा करने की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कमी से यूसोफिलिया नामक रोग होता है। इसकी कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, यूसोफिलिया। यूसोफिलिया नामक रोग होता है, ये रोग इसी कमी से होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो WBC में क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें लाइसोसोम भी होता है। क्वेश्चन में बाई चांस अगर पूछ ले कि इसमें जो कौन सा प्रोटीन जीवाणुओं को नष्ट करता है तो कौन सा होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, जीवाणु विषाणु को नष्ट करता है। उसके बाद में उनकी बॉडी को जो डैमेज करता है वो करता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, उसकी बॉडी खत्म कर देता है। और एंटीजन क्या करता है, सुरक्षा करता है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे यूसोफिलिया जो रोग होता है वो बता देना है कौन सा, न्यूक्लोरोफिल। न्यूक्लोरोफिल नामक प्रोटीन है, इसकी कमी से क्या होता है, यूसोफिलिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे बोसोफिल में स्टेमन होता है, यानी इसकी अगर हम बात करेंगे तो जो बोसोफिल क्या होता है, इसके केंद्रक बहुत बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से ये चल नहीं पाता जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख। $3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। इसके अगर हम बात करेंगे तो इसका समय की, तो इसमें जो समय होता है वो 7 दिन का होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं 7 दिन का समय होता है। दूसरी बात, इसमें जो होता है वो थक्का जमाने का काम करता है। इसमें विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन के होता है, इसमें विटामिन के पाया जाता है। और विटामिन के का निर्माण की बात करेंगे तो विटामिन के की बात करेंगे इसमें तो विटामिन के 2 प्रकार से बनता है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें, जैसे कहने का मतलब है, अगर कहीं पर चोट लग रही है तो चोट लगने के बाद में जब ब्लड निकलेगा तो कोशिका डैमेज होगी, तो उस कोशिकाओं को डैमेज के साथ में क्या करें, प्लेटलेट्स दोनों मिलेगी। तो दोनों मिलने के बाद में कोशिका और प्लेटलेट्स दोनों मिलेंगी
प्लेटलेट्स दोनों मिलेगी, तो ये दोनों मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ में मिल जाएगा। कैल्शियम के साथ में मिलने के बाद में, जब कैल्शियम के साथ में मिल जाएगा तो ये प्रोथ्रम्बीन का निर्माण कर देगा। इसके साथ में मिलकर के प्रोथ्रम्बीन का निर्माण करेगा। प्रोथ्रम्बीन और थ्रम्बीन थ्रम्बीन दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे? एक ठोस पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठोस पदार्थ या थक्का जमा देंगे। ये कहने का मतलब ये है, प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो होता है थक्का जमाने का काम। जब भी हम चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में ऊपर जो ब्लड निकल करके आता है, ब्लड निकलने के बाद में जो हमारी जो प्रॉब्लम्स आती है तो वो थक्का जमाने काम करता है ये प्लेटलेट्स क्या करता है? थक्का जमाता है। और ये इसके बाद हम बात करते हैं, बाकी गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, बाकी क्लास कल होगी। सेकंड जो रक्त है वो सेकंड क्लास में पढ़ाएंगे। जय हिंद।